प्यारे विद्यार्थियों, एजुसेट हरियाणा के इस वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 10.5 के लिए महत्वपूर्ण परिमेय है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो परिमेय है वो वृत्त की चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के संदर्भ में है। जैसा कि हमने इससे पहले वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के बारे में बात की थी, ठीक इसी प्रकार से अब की बार हमारे पास वृत्त की चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के संदर्भ में हमारे पास परिमेय है। और आइए देखते हैं एक महत्वपूर्ण परिमेय 10.8 है हमारे पास बुक में। ये स्टेटमेंट है इसकी, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो हमने क्या सिद्ध करना है प्यारे बच्चों कि एक चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बनाया गया है वो शेष भाग पर, वृत्त के शेष भाग पर कोई बिंदु है उस पर अंतरित कोण का दोगुना है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों एक बार हम देख लेते हैं। जैसे हम वृत्त पर कोई दो बिंदु ले लेते हैं, P और Q। P और Q हम वृत्त पर दो बिंदु ले लेते हैं तो ये हमारे पास चाप PQ होगी। ये हमारे पास चाप PQ, इसको हम बोलते हैं लघु चाप। तो PQ को जब हमें बताना है कि PQ ये चाप है तो हम इसको इस तरह से करते हैं। और अगर हम PQ जीवा की बात करते हैं तो इसका मतलब PQ रेखाखंड से है हमारा संबंध। उसको हम अगर हम जीवा की बात करते हैं तो फिर हम इसको PQ ये रेखाखंड है हमारे पास, ये जीवा के संदर्भ में हम बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारे पास PQ ये हमारे पास लघु चाप है PQ। ठीक इसी तरह से इस PQ को डिनोट करने के लिए हम बीच में कोई पॉइंट भी ले लेते हैं। जैसे हमने एक पॉइंट ले लिया A, तो यानी कि PAQ ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक चाप हो जाएगी। ये कैसी चाप होगी, लघु चाप। और ठीक इसी तरह से ये जो चाप होगी ये है दीर्घ चाप। तो इसको डिनोट करने के लिए अब देखो यहां से अगर हम सिर्फ चाप PQ कहें, चाप PQ, तो इससे हमें पता नहीं चलने का कि इस PQ की बात, चाप की बात हो रही है या इसकी। तो जब हम दीर्घ चाप PQ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक हम पॉइंट और ले लेते हैं B। तो यानी कि अगर चाप PBQ की बात है तो फिर ये हमारे पास क्या होगी, दीर्घ चाप। तो प्यारे बच्चों ये हुआ हमारे पास दीर्घ लघु चाप और दीर्घ चाप से संबंधित। जब तक आपसे ना कहा जाए तो चाप का मतलब हम लघु चाप से ही लेंगे। अब हमारे पास PQ एक चाप है और केंद्र पे ये केंद्र O हो गया हमारे पास। तो PQ चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का अर्थ इस कोण से है। कौन सा कोण, कोण POQ। ये क्या हुआ हमारे पास, लघु चाप PQ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। लघु चाप PQ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये हो जाएगा हमारे पास कोण POQ। ये हो गया हमारे, इसको अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे कि लघु चाप PQ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण। अब प्यारे बच्चों अगर हम ये कोण POQ, चाप PQ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है और यहां पे हमारे पास परिमेय में कहा गया है
कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। तो वृत्त का शेष भाग, ये चाप होगी हमारे पास पी क्यू चाप द्वारा केंद्र पर कोण बनाया, कोण पी ओ क्यू। तो कह रहे हैं वृत्त का शेष भाग, तो इसको छोड़ के वृत्त का शेष भाग मान लो यहाँ पे हम कोई बिंदु ले लेते हैं। हमने ये बिंदु ले लिया ए। तो ये जो चाप है पी क्यू, यहाँ पे ए पे कौन सा कोण अंतरित करेगी, इसको हम यहां से मिला देते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो कोण पी ए क्यू है, कोण पी ए क्यू है वो क्या होगा, चाप पी क्यू या लघु चाप पी क्यू द्वारा, लघु चाप पी क्यू द्वारा जो हमारे पास शेष भाग है वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण। अभी हमारे पास हमने इस परिमेय को सिद्ध करने के लिए जो बेसिक की जरूरत है उसके बारे में हमने बात की है। अब प्यारे बच्चों कहा क्या गया है कि जो केंद्र पर अंतरित कोण है चाप पी क्यू द्वारा वृत्त के शेष भाग पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना है। तो दोगुना है मतलब ये वाला कोण इसका दोगुना है, यानी कि ये अगर x है तो ये 2x है, इसकी जो भी वैल्यू है इसकी वैल्यू इससे डबल है। यानी कि हमें प्रूव करना है कि जो हमारा कोण पी ओ क्यू है, ये कोण पी ए क्यू का दो गुना है, ये वाला दो गुना है। तो इसको अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों हमें ये सिद्ध करना है, इस परिमेय में हमारे पास हमें ये सिद्ध करना है। अब एक बात ये आती है कि यहाँ पे ये कहा गया है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। तो प्यारे बच्चों अब ये जो चाप है ये कैसी चाप है, ये लघु चाप है या फिर ये दीर्घ चाप है। अब ये एक प्रश्न आता है कि ये चाप किस तरह से है। अब इसके लिए हमारे पास 3 केस हो सकते हैं। या तो ये जो चाप है वो लघु चाप है, हमारे पास 3 केस हो सकते हैं कि एक तो केस क्या कि ये जो चाप पी क्यू है वो लघु चाप है, ये है। ये वृत्त का हमारे पास केंद्र है, तो ये लघु चाप है। एक तो केस ये हो सकता है कि लघु चाप, एक दूसरा केस ये हो सकता है कि ये जो चाप है पी क्यू, अगर हम यहां वृत्त का केंद्र लें तो यहां पे पी और यहां पे क्यू, ये पी और ये क्यू। तो अब की बार मतलब ये पी और क्यू जो वृत्त का व्यास है उसके सिरे हैं। थोड़ा सा आपको कम ज्यादा नजर आ सकता है लेकिन ये हमने रफ प्लॉट किया है। हमें क्या करना है, बस हमने तो केंद्र से इस तरह से। दूसरा केस क्या है कि जो चाप पी क्यू है, जो चाप पी क्यू है वो अर्धवृत्त है, वृत्त का आधा भाग है कि ये अर्धवृत्त है। जो चाप है वो अर्धवृत्त है, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं हम। और तीसरा जो केस है वो जो चाप है वो दीर्घ चाप है। तो मान लो हम यहाँ पे P पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पे हम Q पॉइंट ले लेते हैं, तो यानी कि दीर्घ चाप, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी बात कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों हमने क्या किया, तीनों ही केस ले लिए। 3 केस हो सकते हैं कि जो पी क्या हुआ है वो लघु चाप है, जो पी क्या हुआ है वो अर्धवृत्त है, या फिर जो पी क्या हुआ है वो दीर्घ चाप है। तीनों के लिए प्रूफ सेम ही रहेगा, लेकिन हमें समझना है
कि कौन कौन सी स्थिति हो सकती है। 3 स्थितियां हो सकती थी, तो तीनों को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप देखें कि आपके पास क्या दिया गया है। हमारे पास दिया गया है एक वृत्त दिया है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, यहां पे O लिख देते हैं, तथा चाप PQ केंद्र O पर कोण POQ तथा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु का नाम दे दिया हमने A। किसी बिंदु A पर कोण PAQ अंतरित करती है। तो ये हमें दिया गया है। अब दूसरी बात, हमें सिद्ध क्या करना है। यहां पे देखो, ये हमारे पास चाप P क्या हुआ है, ये हमारे पास कोण हो गया, कोण POQ, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। इसी तरह से इसको हम मिला देंगे और इसको हम मिला देंगे, तो यहां पे चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण हमें सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि जो हमारा केंद्र पर कोण अंतरित है, कौन सा है? कोण POQ। ये डबल है शेष भाग पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण के PAQ के। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों, हम क्या कर लेते हैं, रचना कर लेते हैं एक छोटी सी इसके लिए। हमने रचना क्या की कि OA को हम आगे तक बढ़ा देते हैं। यहां पे कोई बिंदु B ले लेते हैं, OA कह लो या AO को बिंदु B तक बढ़ाया। तो ये हमने रचना की प्यारे बच्चों इसमें। अब आप देखेंगे ये जो कोण होगा यहां पे, उत्पत्ति या प्रूफ, हमारे पास जो कोण, ये वाला कोण, इधर जो ये कोण है, कौन सा? BOQ, कोण BOQ बराबर है, कोण BOQ ये बराबर होगा किसके? देखो, ये हमारे पास त्रिभुज OAB का ये बहिष्कोण है, बाहरी कोण है, और जो बाहरी कोण होगा वो किसके बराबर होगा? सम्मुख आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा। सॉरी, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि कोण BOQ बराबर है किसके? इस कोण और इस कोण के योग के बराबर है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? कोण OAQ प्लस कोण, ये कोण हो जाएगा OQA। तो यहां पे हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। कारण क्या लिखेंगे कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण
आंतरिक सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये हमने इसका कारण लिखा कि ये जो देखो ये त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज ओ ए बी, ये जो त्रिभुज है ये हमारे पास इस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण होगा, तो ये आंतरिक सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। यहां पे आ गए। अब आप देखें दोबारा से इसी त्रिभुज में, त्रिभुज ओ ए क्यू में, त्रिभुज ओ ए क्यू में ओ ए बराबर है ओ क्यू, ओ ए बराबर है ओ क्यू। किस हिसाब से? वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं। अब देखो इस त्रिभुज में अगर ये भुजाएं बराबर है, ये भुजा अगर इसके बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी तो बराबर होंगे। इसके सम्मुख ये वाला कोण और इसके सम्मुख ये वाला कोण, यानी कि हमारे पास कौन कौन से कोण बराबर होंगे? ओ ए के सम्मुख हमारे पास कौन सा हो जाएगा? ये वाला कोण हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? कोण ओ क्यू ए बराबर है, इस तरह से इसके सम्मुख हो जाएगा कोण ओ ए क्यू, ओ ए क्यू। तो यहां पे नियम लिख देंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। लिखना तो लिख दो कि बराबर होते हैं। अब आप देखो यहां पे आ जाओ, तो हम क्या कह सकते हैं इसको? ये मान हम क्या करते हैं, ये वाला जो मान है ओ क्यू ए, कोण ओ क्यू ए का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे पास कोण बी ओ क्यू किसके बराबर आ गया? कोण बी ओ क्यू किसके बराबर आ गया? देखो ओ ए क्यू, हम किसका मान रख रहे हैं? ओ क्यू ए का। तो ओ ए क्यू को तो रहने देते हैं, ओ ए क्यू प्लस ओ क्यू ए भी किसके बराबर है? कोण ओ ए क्यू के बराबर है। तो यहां में हमारे पास क्या आ जाएगा? कोण बी ओ क्यू बराबर है, दो हो जाएंगे, दो कोण ओ ए क्यू, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब प्यारे बच्चों ये हमने ये वाला कोण निकाला बी ओ क्यू, किसके बराबर आया? इस कोण के डबल के बराबर आया। हमारा जो कोण बी ओ क्यू है ये हमारा कोण ओ ए क्यू इसके डबल के बराबर आ गया। ठीक इसी प्रकार ये वाला कोण लेते हैं, बिल्कुल सेम ही तो है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार कोण बीओपी, कोण बीओपी बराबर है, तो ये जो बीओपी है ये इसके डबल होगा, तो ये डबल हो जाएगा इसके कोण ओ ए पी के, ओ ए पी के, ये इसके डबल हो गया। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ देते हैं। समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को और 3 को जोड़ देते हैं। तो समीकरण 2 और 3 को जब आप जोड़ोगे तो हमें क्या प्राप्त होगा ये देखते हैं। देखो समीकरण 2 में हमारे पास कोण है हमारे पास बी ओ क्यू प्लस दूसरा हमारे पास है बीओपी, कोण बीओपी किसके बराबर होगा? ट्वाइस ऑफ कोण ओ ए क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ यानी कि डबल ओ ए पी के। प्यारे बच्चों देखो बी ओ क्यू यानी कि ये वाला हिस्सा
प्लस बीओपी, बीओपी यानी कि ये वाला हिस्सा। जब हम इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो ये पूरा कोण बन जाएगा, और ये पूरा कोण क्या है, कोण पीओ क्यू। तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम कोण पीओ क्यू बराबर है, यहां से दोनों से दो कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा हमारे पास कोण ओ ए क्यू प्लस कोण ओ ए पी, ये आ गया हमारे पास। अब देखो कोण ओ ए क्यू, कोण ओ ए क्यू ये वाला कोण, और कोण ओ ए पी ये वाला कोण। तो जब इस कोण को इस कोण को जोड़ देंगे तो ये पूरा कोण बन जाएगा, और पूरा कोण क्या है, ये पी ए क्यू। तो ये आ जाएगा हमारे पास कोण पी ओ क्यू बराबर है 2 गुना में कोण पी ए क्यू। और यही तो हमें सिद्ध करना था बच्चों, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव। तो प्यारे बच्चों, ये हमने जो प्रूव किया है लघु चाप के लिए किया है। तो ये जो काम हमने प्रूव किया वो लघु चाप के लिए किया है। अगर हम अर्धवृत्त की बात करें, दूसरी स्थिति की बात करें, तो इसमें कोई फर्क नहीं है, सेम रहेगा। हमारे पास पी क्यू अब की बार क्या है, जो चाप पी क्यू वो अर्धवृत्त है। तो यहां पे दूसरी वृत्त के शेष भाग में कोई बिंदु ए है, तो यहां पे पी क्यू ने केंद्र पर कोण बनाया, ये केंद्र हमने वो ले लिया, और शेष भाग में हमारे पास कोण ये हो गया। इसको भी इस तरह से डार्क कर देते हैं, ये केंद्र है, इसको ठीक इसी तरह से आगे तक बढ़ा दिया, यहां पे बिंदु बी ले लिया। तो बिल्कुल सेम यही है, सारा का सारा प्रूफ सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम ही रहेगा। अब थर्ड केस में देखते हैं प्यारे बच्चों। अब हमारे पास चाप दीर्घ चाप है, तो दीर्घ चाप है, ये हमारे पास वृत्त का केंद्र है ओ, वृत्त का केंद्र ओ। तो दीर्घ चाप द्वारा ये जो दीर्घ चाप है, इसने केंद्र पे जो कोण बनाया वो ये है, ये कोण है। और शेष भाग पे जब हम एक बिंदु लेंगे ए, तो यहां पे सॉरी इसको इस तरह से मिला देंगे, ये कोण हो गया हमारे पास। अब की बार फर्क सिर्फ कितना है, क्योंकि ये दीर्घ चाप है, बाकी कोई फर्क नहीं है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक बिंदु लेंगे बी, सिर्फ यहां पे तीसरी स्थिति के लिए, स्थिति 3 के लिए, स्थिति 3 के लिए जब हम कोण पी ओ क्यू को लिखते हैं, ये जो कोण पी ओ क्यू दीर्घ चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है, इसको बस आपने क्या लिखना है, प्रतिवर्ती कोण पी ओ क्यू बराबर है 2 गुना में पी ए क्यू। क्योंकि दीर्घ चाप द्वारा जो कोण है वो 180 डिग्री से बड़ा होगा, तो उसको हम नोट करने के लिए क्या करते हैं, प्रतिवर्ती कोण पी ओ क्यू लिखेंगे। क्योंकि कोण पी ओ क्यू से आपके दिमाग में ये स्थिति पैदा हो सकती है, ये भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है कि पी ओ क्यू तो हमारा ये है। लेकिन अब की बात कर रहे हैं हम दीर्घ चाप के लिए, तो दीर्घ चाप के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो यहां से प्रतिवर्ती कोण हमारे पास कौन सा हो जाएगा, मतलब पी ओ क्यू केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा हो जाएगा, पी ओ क्यू, यानी कि ये वाला कोण है, और इसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण पी ओ क्यू। बस ये आपको ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ इतना लिखना है कि स्थिति 3 के लिए कि प्रतिवर्ती पी ओ क्यू बराबर है 2 पी ए क्यू। तो ये बाकी का जो प्रूफ है बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। देखो पॉइंट्स वही है कि किसी तरह से हमारे पास सारी सिचुएशन है जो बिल्कुल सेम रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यही प्रूफ तीनों में यूज कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा जो परिमेय है 10.8 एक महत्वपूर्ण परिमेय, जिसमें कहा गया है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण
वृत्त के शेष भाग में स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है, ये हमने इसमें प्रूफ किया है। मेरे विद्यार्थियों, परिमेय 10.8 की तरह से ही एक और महत्वपूर्ण परिमेय है हमारे पास, स्टेटमेंट है इसकी, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ये हमारे पास बुक में परिमेय 10.9 है। इसमें कहा गया है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं या फिर एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें जैसे अगर हम एक चाप ले पी क्यू, इस चाप पी क्यू ने वृत्त के शेष भाग में कहीं दो बिंदु है, कोई भी दो बिंदु आप ले लें, एक हमने ले लिया ए और एक ले लिया बी। तो चाप पी क्यू द्वारा बिंदु ए पर अंतरित कोण है कोण पी ए क्यू और बी पर अंतरित कोण है कोण पी बी क्यू। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या कहा गया है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो देखो, ये हमारे पास ये वाला जो वृत्तखंड है, इसके ये जो कोण है, ये वाला और ये वाला, ये हमें बराबर दिखाने हैं। तो यहाँ पे हमें इनको बराबर दिखाना है। तो ये हमारे पास परिमेय है। प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, यहाँ हमारा वृत्त का केंद्र है, यहाँ कहीं ये हमारे पास वृत्त का केंद्र है। इसका प्रूफ देखते हैं। हमने परिमेय 10.8 लिखा ही रहने दिया ताकि इसका रिजल्ट अगर यूज करना पड़े तो हम यूज कर सकते हैं उसको। सबसे पहले हमें दिया है क्या, एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा चाप पी क्यू वृत्त के शेष भाग में स्थित दो बिंदुओं ए और बी पर क्रमशः कोण पी ए क्यू और कोण पी बी क्यू अंतरित करती है। तो हमने बता दिया एक वृत्त है हमारे पास जिसका केंद्र O है, चाप है हमारे पास पी क्यू जो कि वृत्त के शेष भाग पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर कोण पी ए क्यू और कोण पी बी क्यू अंतरित करती है। और हमें क्या दिखाना है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। देखो, ये हमारे पास, अगर हम इसको यहां से इस तरह से करें तो ये हमारे पास जीवा होगी पी क्यू, तो ये जीवा जी पी क्यू है और इसकी संगत चाप है हमारे पास ये, तो ये हमारे पास एक वृत्तखंड हो गया, दीर्घ वृत्तखंड, ये लघु वृत्तखंड है। तो ये दीर्घ वृत्तखंड यानी कि एक ही वृत्तखंड है। तो इसमें जो दो कोण है, कोण पी ए क्यू और पी बी क्यू, हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण कैसे हैं, बराबर है। तो ये हमें सिद्ध करना है। अब प्यारे बच्चों, इसके लिए देखो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सबसे पहले हम लिख देते हैं कि सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण पी ए क्यू बराबर है कोण पी बी क्यू। अब हम रचना कर लेते हैं। रचना, पी को केंद्र O से मिला दो और बी को भी केंद्र O से मिला दो। केंद्र को थोड़ा सा छोटा करके हम यहां से लिख देते हैं कि पी ओ और क्यू ओ को मिलाया।
पीओ और क्यूओ को मिलाया। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि किस तरह से हम इसको जो हमने कहा है सिद्ध करना है उसको किस तरह से सिद्ध करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप इसको ध्यान से देखें, हमने परिमेय 10.8 में सीखा है कि कोई चाप पी क्यू है जो केंद्र पे कोण बनाएगी, वो शेष भाग में किसी बिंदु पर अंतरित कोण का डबल होगा। ये वाला कोण इसका डबल होगा। अब एक तो ये सिचुएशन है और एक ये है, दो है हमारे पास। तो जो केंद्र पे कोण है इसका भी डबल होगा और जो केंद्र पे कोण है इसका भी डबल होगा। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल तो होंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा परिमेय है। अब हमें देखो इसको लिखना कैसे है। प्यारे बच्चों, कोण पीओ क्यू, कोण पीओ क्यू चाप पी क्यू द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है तथा कोण पी ए क्यू और कोण पी बी क्यू वृत्त के शेष भाग पर चाप पी क्यू द्वारा अंतरित कोण है, अंतरित कोण है। इसलिए इस परिमेय के हिसाब से, इसलिए हमारे पास जो कोण पीओ क्यू होगा वो डबल होगा किसका, कोण पीए क्यू का। इसको समीकरण 1 माना। और इसी प्रकार कोण पीओ क्यू होगा वो डबल होगा पीबी, कोण पीबी क्यू के भी, दोनों के डबल होगा। अब देखिए दोनों तो बराबर है, हम लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। अब ये बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये भी बराबर है। ये दो कोण पी ए क्यू बराबर है दो कोण पी बी क्यू। दो के साथ हम दो को कैंसिल कर देते हैं। बहुत सिंपल सा परिमेय था, काफी इंटरेस्टिंग परिमेय है। दो के साथ हम दो को कैंसिल कर देते हैं तो कोण पी ए क्यू बराबर है कोण पी बी क्यू, और यही हमें दिखाना था, हेंस प्रूव्ड। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा परिमेय सिद्ध हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सा एक परिमेय था। क्या स्टेटमेंट है कि एक ही वृत्तखंड में जो बने कोण है वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास परिमेय 10.9। प्यारे विद्यार्थियों, परिमेय 10.8 और 10.9 के साथ साथ वृत्त का एक और महत्वपूर्ण गुण है जो ये कहता है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो आइए इसका भी प्रूफ देखते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो यहाँ पे हम एक वृत्त ले लेते हैं जिसका केंद्र हमारे पास हम क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं, और यहाँ पे हम ए भी हमारा व्यास हो जाता है। तो जो अर्धवृत्त का कोण है, यहाँ पे ए भी हमने व्यास ले लिया, और ये हमारे पास अर्धवृत्त जो चाप है हमारी ए बी, या आप अगर पी क्यू ले रहे हैं तो पी क्यू, क्योंकि पहले भी हमने पी क्यू लिया तो आप पी क्यू ले सकते हैं। और इसको थोड़ा सा ठीक करना चाहिए तो कर सकते हैं कि हमारे पास पी और क्यू वृत्त के व्यास है, जो उसके सिरों पर दो बिंदु हैं, तो ये पी और ये क्यू, इस तरह से हम ले लेते हैं। तो अर्धवृत्त, ये जो हमारी चाप है पी क्यू अब की बार अर्धवृत्त है,
तो ये कह रहा है कि अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो समकोण होता है। तो हम वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु A पर हमें कोण बनाते हैं, तो ये हमें सिद्ध करना है कि ये जो कोण है वो क्या है, समकोण है। इस कोण को हमें समकोण सिद्ध करना है। यहाँ पे हम वृत्त का केंद्र O ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास वृत्त का केंद्र O है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो दिया क्या है, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा चाप PQ अर्धवृत्त है। चाप PQ अर्धवृत्त है। और क्या है, बिंदु A वृत्त के शेष भाग पर स्थित कोई बिंदु है चाप PQ बिंदु A पर कोण, सीधा ये लिख दो कि कोण PAQ अंतरित करती है। मेरे बच्चों ये आपकी लैंग्वेज, आप जिस भी तरीके से आपको ठीक लगे उस तरह से लिख सकते हैं। आप हम सीधा ही लिख सकते हैं कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है और जो अर्धवृत्त PQ है वृत्त पर, वृत्त के शेष भाग पर स्थित बिंदु A पर कोण PAQ अंतरित करती है या करता है। तो यहां से हमारे पास दो ही लाइनों में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे कि हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में बिल्कुल सिंपल करके इसको लिखा है। हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो कोण है वो समकोण है, यानी कि कोण PAQ बराबर है 90 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है। अब प्यारे बच्चों इसका प्रूफ देखते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रूफ है, यहां कर लेते हैं क्योंकि छोटा सा ही है। अब आप देखें ये जो चाप P क्या वो अर्धवृत्त है, तो ये जो कोण होगा केंद्र पर जो अंतरित कोण है चाप द्वारा, ये जो कोण है वो रैखिक कोण है, यानी कि यहां पे हमारे पास POQ ये कितना होगा 180 डिग्री का रैखिक कोण, रैखिक कोण। और हमें पता है इस परिमेय के हिसाब से, परिमेय 10.8 के हिसाब से हम जानते हैं कि वृत्त की चाप द्वारा, किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग पर किसी बिंदु, शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। बिल्कुल एग्जैक्ट लैंग्वेज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। आप जिस लैंग्वेज में आप लिख पाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि कोण POQ ये डबल है इस कोण के, कोण PAQ के, लेकिन कोण POQ तो कितना है 180 डिग्री का है। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। यहां से कोण PAQ कितना आ जाएगा 180/2 काट देंगे 90, यानी कि हमारे पास कोण PAQ कितना आ जाएगा 90 डिग्री। हैंस प्रूव।
तो प्यारे बच्चों ये हो गया एक और महत्वपूर्ण गुण वृत्तों से संबंधित। तो ये अगर हम कहें कि परिमेय 10.8, परिमेय 10.9 और ये एक महत्वपूर्ण गुण अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ये आपको प्रश्नावली 10.5 के क्वेश्चंस को सोल्व करने में काफी हेल्प करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इन 3 महत्वपूर्ण परिमेय के अलावा हमारे पास एक परिमेय है 10.10, जिसमें कहा गया है यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करें तो चारों बिंदु एक ही वृत्त पर होते हैं। यानी कि वो चारों के चारों बिंदु एक ही वृत्त पर होंगे। ये हमारे पास परिमेय 10.10 है। इसी तरह से हमारे पास एक परिमेय है 10.11। इसमें कहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। और परिमेय 10.12 में कहा गया है यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 डिग्री हो तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है। यानी कि परिमेय 10.12 परिमेय 10.11 का विलोम है। प्यारे बच्चों, कोरोना महामारी की वजह से हमारा जो सिलेबस कम किया गया है उसमें परिमेय 10.10, 11 और 12 ये हटा दिए गए हैं और इनसे संबंधित जो प्रश्न है उनको हटा दिया गया है। यानी कि चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित जितने भी हमारे पास जो परिमेय है और क्वेश्चंस है उनको हटा दिया गया है। एक बार इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या कहा गया है। परिमेय 10 में कहा गया है कि ये दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, अगर हम ए और बी दो बिंदु हम ले लेते हैं तो इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर के स्थित दो अन्य बिंदु पर समान कोण अंतरित करे तो इसके एक ही ओर स्थित दो बिंदु, मान लो ये बिंदु सी और ये बिंदु हम ले लेते हैं डी। तो अगर ये कोण समान कोण अंतरित करे यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर समान है, बराबर है, तो चारों बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं। यानी कि ये चारों बिंदु होंगे ए बी सी डी, ये चारों के चारों एक ही वृत्त पर होंगे। ये हमें इसमें सिद्ध करना है। इस तरह से चारों बिंदुओं से पास करता हुआ हमें एक वृत्त प्राप्त हो जाएगा। इस परिमेय 10.10 में ये कहा गया है। मेरे बच्चे, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? वो चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित होते हैं उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो यहां से हमें जो चतुर्भुज प्राप्त होता है, अगर हम इसको मिला दें तो यहां से हमें जो चतुर्भुज प्राप्त होगा ए बी सी डी, वो कैसा होगा? चक्रीय चतुर्भुज होगा। क्योंकि इसके चारों शीर्ष ए बी सी और डी क्या होंगे? एक वृत्त पर स्थित होंगे। तो प्यारे बच्चों, ठीक इसी तरह से परिमेय 10.11 में कहा गया है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? जिसके चारों शीर्ष कहाँ हो? एक वृत्त पर स्थित हो। और उसमें कहा गया है कि उनके सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि इस कोण का और इस कोण का, कोण ए के सम्मुख कोण डी है, तो कोण ए और कोण डी इसका जो योग है, अगर आप इसको दोबारा से बनाना चाहें, एक चक्रीय चतुर्भुज अगर हम बना लें, चक्रीय चतुर्भुज क्या होती है? जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित होते हैं। तो कोई भी आप एक चक्रीय चतुर्भुज बना सकते हैं। हमने यहाँ पे एक चक्रीय चतुर्भुज बना ली, ए बी सी डी, कैसी भी हो सकती है, उसके चारों शीर्ष बस वृत्त पर स्थित हो। तो इसके सम्मुख कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। यानी कि कोण ए और कोण सी, कोण ए प्लस कोण सी ये 180 डिग्री होगा। इसी तरह से कोण बी प्लस कोण डी ये भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और यहाँ पे कहा गया है परिमेय 10.12 में कहा गया है कि अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का जोड़ 180 डिग्री है तो वो जो चतुर्भुज है वो चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो। प्यारे बच्चों, अगर देखो एक युग्म का योग 180 डिग्री होगा तो
दूसरा युग्म भी अपने आप 180 होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ तो 360 डिग्री होता है। जब एक युग्म का जोड़ 180 डिग्री हो गया, तो जो दूसरा युग्म होगा वो भी तो, उसका भी तो जोड़ 180 डिग्री होगा। तो दोनों युग्म हमारे पास कैसे हो जाएंगे, 180, उनके योग कैसे हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे। तो यहां से फिर इसमें कहा गया है कि वो जो चतुर्भुज होगा वो कैसा होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो प्यारे ये जो 3 महत्वपूर्ण रिजल्ट है प्यारे बच्चों, आपको ये भी ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये भी हमारी प्रश्नावली में कहीं ना कहीं यूज होंगे। तो ये था हमारे पास प्रश्नावली 10.5 के लिए बेसिक। थैंक यू वेरी मच।